हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट है जो पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। और ये बीए प्रोग्राम स्टूडेंट एंड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट दोनों के पास ये सब्जेक्ट होंगे, ऐसे रेगुलर एनसीबीएफ स्टूडेंट के पास। तो देखिए, अगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की हम बात करें तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ को परचेज करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको 50 रुपये में इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पीडीएफ को तैयार किया गया और इसी में से आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आपके चैप्टर आप देख ही सकते हैं, टोटल 12 चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंग हमने 15 क्वेश्चन बना रखे। अगर आप बुक से करेंगे स्टडी एसएल की देखेंगे 200 प्लस पेज की जो आपकी स्टडी मटेरियल है उसकी पीडीएफ है। तो ये सिर्फ आपको 44 पेज के अकॉर्डिंग पीडीएफ है, देख सकते हैं। अगर जिसे भी चाहिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं उसका आंसर हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके पेपर में जरूर आएगा। तो देखिए, भारतीय राजनीतिक चिंतन के विकास, विशेषता तथा जानने के स्रोत की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन को देखिए 4 टाइप से यहाँ पर पूछा गया है, किसी भी टाइप से पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले उसकी विकास कैसे हुई, उसकी विशेषता बतानी है, उसके स्रोत क्या है उसके बारे में बताना है। भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषता या महत्व की चर्चा कीजिए। तो इसमें वही है कि इसके अकॉर्डिंग महत्व बताना, सिर्फ एक ही के बारे में पूछा है। भारतीय राजनीतिक चिंतन के देशी अथवा विदेशी स्रोतों की चर्चा कीजिए। तो ये स्रोत है जो इसमें देशी और विदेशी 2 टाइप के हैं, तो उनके बारे में आप बताना है। भारतीय चिंतन की विकास यात्रा पर संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये देख सकते हैं चारों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। तो ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसके अकॉर्डिंग ये तीनों क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये सभी का आंसर आपको इसी वीडियो के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा। तो देखिए, परिचय में आप क्या लिख सकते हैं, राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में भारतीय चिंतन एक गौरवशाली परंपरा रही है। तो देखो, जो राजनीतिक क्षेत्र है चिंतन को अकॉर्डिंग, तो जो भारतीय चिंतन है उसको एक गौरवशाली परंपरा के रूप में देखा जाता है। आपने चिंतन अहम दार्शनिक विचारों के आधार पर ही भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। तो जो चिंतन अहम दार्शनिक विचार है उसी के आधार पर जो हमारे भारत देशों से विश्व गुरु कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता था। समाज को कैसे संचालित करना चाहिए और कैसे न्याय और सुरक्षा की व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए, चिंतन प्राचीन ग्रंथ और शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त होता था, जो प्राचीन भारतीय समाज में राजनीतिक क्रियाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते थे। तो देखो, ये आपको यहाँ बताया जाए जो समाज है उसको हम कैसे चला सकते हैं, उसमें न्याय व्यवस्था कैसे हो सकती है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कैसे हम स्थापित कर सकते हैं, ये सब जो भी है ना प्राचीन ग्रंथ के अकॉर्डिंग, शास्त्र है उनके अकॉर्डिंग आपको प्राप्त होती है। जो भारत है ना प्राचीन राजनीतिक क्रियाओं के मार्गदर्शन प्रदान करता है, उसी को अकॉर्डिंग मतलब चलता है। इसमें शासक की जिम्मेदारी समाज में न्याय और धार्मिक और नैतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण भाग था। तो देखो, इसमें जो शासक लोग होते हैं, जिसे आप एक तरह से कह सकते हैं जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, सरकार चलाते हैं, उसमें जो जिम्मेदारी होती है, समाज में न्याय व्यवस्था होती है, जो धार्मिक और नैतिक मूल्य होते हैं ना, उसके महत्वपूर्ण भाग के अकॉर्डिंग देखा जाता है, इन सबकी व्यवस्था की जाती है। तो ये आपको परिचय में लिख देना है। ठीक है गाइस, तो देखिए गाइस, इसी में जो डॉक्टर ओम नागपाल के अनुसार, इनके अनुसार जो कुछ परिभाषा के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं बताया गया। देखिए, प्लेटो और अरस्तु ने शताब्दियों पहले ही भारत में राजनीतिक शास्त्र पर पर्याप्त लिखा जा चुका था। अरस्तु ने समकालीन कौटिल्य के लिए जिस व्यापारिक राजनीति का पिता कहा जा सकता है, चिंतन इस बात के साक्षी है कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत कभी भी किसी से पीछे नहीं था। तो देखो, ये जो राजनीतिक शास्त्र है उसको अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले ही इसमें के बारे में लिखा जा चुका है। और इनको ये भी बताया जा रहा है कि जो अरस्तु है वो क्या है, मतलब जो ज्ञान विज्ञान के पिता के अकॉर्डिंग देखा जा सकता है। प्लस जो इस बात की साक्षी भी है ना कि जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो भारत किसी से पीछे नहीं, सबसे आगे है, पहले नंबर पर आप कह सकते हैं या दूसरे पर, लेकिन आगे पीछे नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपको ऊपर हमने एक पॉइंट बताया था क्वेश्चन में, भारतीय राजनीतिक चिंतन की विकास यात्रा, इस टाइप से आपके पेपर में आ जाएगा। तो ये आपको पॉइंट लिखने होते हैं। शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा अगर सिंपल इसी के बारे में पूछा जाएगा, तो लॉन्ग पूछा जाएगा तो जैसे ही सारे पॉइंट जा रहे हैं उसी टाइप से आपको लिखने होंगे। तो देखते हैं, भारत में चिंतन के विकास का प्रारंभ आर्यों के आगमन से माना जाता है। इसका समय 1600 से लेकर 1400 वर्ष ईसा पूर्व तक था। तो देखो, जो भारत देश है उसमें चिंतन का जो विकास कब से माना जाता है, उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, तो आप कह सकते हैं 1600 से लेकर 1400 वर्ष ईसा पूर्व तक। ठीक है,
यह वैदिक काल से प्रारंभ होकर मुगल काल तक माना जाता है, और इसका काल क्या है, जो वैदिक काल से लेकर मुगल काल तक। भारत के वेद पुराण उपनिषद प्राचीन भारतीय चिंतन के उत्कर्षण उदाहरण है। अर्थशास्त्र चिंतन के आधुनिक स्वरूप का आदर्श उदाहरण है। प्लेटो के समकालीन कौटिल्य का दर्शन व्यवहारिक है। भारतीय चिंतन व्यवहारिक ही नहीं यथाधिक उपयोगिक है। भारतीय चिंतन का मूल मानव है, वह मानव के चारों ओर घूमता है। तो देखो, जो भारतीय चिंतन है उसका जो व्यवहार है, उसके मूल आप कह सकते हो, उसका मार्गदर्शन है, वो मानव के अकॉर्डिंग होता है। जो मनुष्य है उसके आजू बाजू चारों ओर वो घूमता रहता है, उनके व्यवहारों में, उनके चिंतन में, कि उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है, कैसे उसके दर्शन को हम देख सकते हैं। ठीक है। चिंतन में मानव 18वीं सदी में केंद्र बिंदु बना। जो चिंतन है उसको अकॉर्डिंग जो मानव है 18वीं शताब्दी में केंद्र बिंदु बन चुका है। जबकि भारतीय चिंतन में ये प्रारंभ से ही है, जो भारतीय चिंतन है वो पहले से ही, मतलब प्रारंभ से ही है। भारतीय चिंतन को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। तो जो भारतीय चिंतन है उसको अलग अलग टाइप से बहुत सारे नाम है जिसके द्वारा हम पुकार सकते हैं या कह सकते हैं। कभी इसे राजधर्म, राजशास्त्र, दंड नीति तथा नीति शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो देखो यहाँ पर नाम है कुछ की, राज धर्म हो गया, राजशास्त्र हो गया, दंड नीति या नीति शास्त्र, इन सभी नामों से जाना जाता है। और पंचतंत्र में इसे इस नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। ठीक है। तो फाइनली गाइस ये पॉइंट आपको यहाँ खत्म हो चुके हैं। तो अब देखिए आपके पेपर में आ सकता है भारतीय राजनीतिक चिंतन को जानने के स्रोत। अब इसको जानने के दो टाइप होते हैं, एक तो विदेशी और एक देशी। तो इसको अकॉर्डिंग देखिए, भारतीय चिंतन के स्रोतों को अध्ययन करने की सुविधा के लिए निम्न भागों में बांटा सकते हैं। मतलब कि वही एक भारतीय, देशी है और प्लस एक यहाँ विदेशी आ सकता है। नीचे आपके पॉइंट देखिए, विदेशी स्रोत। तो ये दो टाइप के होते हैं, तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो देशी कह सकते हैं, ये भारतीय स्रोत कह सकते हैं, उसमें आपका आएगा वेद। भारतीय धार्मिक साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। यह 4 भागों में है, जिसको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा यथावेद आदि है। इसमें वेदों के माध्यम से शासन तथा राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का पता चलता है। इसमें राजा के अधिकार, राजा प्रजा संबंध तथा शासन नीतियों का विस्तृत मिलता है। तो देखो, वेद के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं 4 टाइप के होते हैं, जो कि आपको ऋग्वेद के अकॉर्डिंग, सामवेद, यजुर्वेद, यथावेद के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और इनके माध्यम से जो शासन के होती है प्लस राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत का पता चलता है। और इसमें जो राजा के अधिकार होते हैं ना, तो जैसे राजा के साथ जो प्रजा का संबंध क्या है, उसके जो नीति क्या है, शासन क्या है, उन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी आपको मिलती है। ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट है जो देखते हैं, ब्राह्मण तथा उपनिषद, वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं की गट्ठा टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है। उपनिषदों के द्वारा तकनीकी समाज शास्त्र, तंत्र, राजा प्रजा संबंधों का पता चलता है। तो देखो गाइस, इनके द्वारा ही जो राजा होते हैं, प्रजा होते हैं, जो उनके तंत्र मंत्र होते हैं, उनकी सभी शासन व्यवस्था होती है, उनका पता हमें लगता है हम चला सकते हैं। जो आपका थर्ड पॉइंट है महाकाव्य। तो देखिए, वैदिक साहित्य के साथ साहित्य के 2 स्तंभ रामायण तथा महाभारत की रचना होती है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा को सामने लाने का श्रेष्ठ इन्हें। तो देखो, जो महाकाव्य है, इसके द्वारा हमें देखो रामायण प्लस महाभारत, इनकी रचना के बारे में हमें पता चलता है। प्लस जो प्राचीन भारतीय समाज होती है ना, सामाजिक होती है, आर्थिक, राजनीतिक जो नीतियाँ होती है ना, उनकी जो दशा क्या चल रही है वो हमारे सामने इसके द्वारा आती है। ठीक है। इसका 4 पॉइंट है पुराण। महाकाव्यों के साथ पुराण अपने समय की ऐतिहासिक सामग्री प्रदान करते हैं। ये महाकाव्यों के समकालीन है। तो जो भी ऐतिहासिक सामग्री होती है ना, इसके द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। ठीक है। इसमें आदिम काल के, गुप्त काल की समस्त सामग्री का उल्लेख है। आदिम काल मतलब हो गया जैसे आदिम मानव के जमाने से लेकर गुप्त काल के अकॉर्डिंग जो भी सामग्री होती है ना, वो सभी प्राप्त होती है। राजनीतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का महत्व देखो, जो राजनीति के अकॉर्डिंग जो अग्नि पुराण है उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें शासन का जन कल्याण का आधार बताया गया है। मतलब जो शासन होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जो जल कल्याण, मतलब जनता का कल्याण हो ना, पूरी जनता का, उसको अकॉर्डिंग इसे बताया गया, उसका आधार है। इसका 5 पॉइंट है स्मृति। ऐतिहासिक उपयोगिताओं के दृष्टिकोण से स्मृतियों का विशेष महत्व है। मनु, विष्णु, देखो इस स्मृति का मतलब क्या होता है कि जो ऐतिहासिक स्मृतियाँ होती है, जो चीज़ें होती है, उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे मनु हो गए, विष्णु हो गए, इनके द्वारा आदि स्मृतियाँ महत्वपूर्ण होती है। ये धर्मशास्त्र के नाम से विख्यात है। इनको धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग भी आप कह सकते हैं, इनके नाम को दे सकते हैं। इन स्मृतियों के साधारण वंश, धर्म, राजा के कर्तव्य
प्रचित आदि का विस्तृत वितरण है, मतलब जो राजा के कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, उसके वन क्या है, उसको अकॉर्डिंग इसको पूरे में फैलाया गया है। जैन साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टि से आचार्य हेमचंद लिखित परिशिष्ट पवन बहुत महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथ में महावीर के काल से मौर्य काल का विस्तृत वितरण मिलता है, मतलब कि जैन साहित्य के अकॉर्डिंग इनका बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और प्लस इसमें जो महावीर के काल है ना, मौर्य काल है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके आगे पॉइंट हम देखते हैं अब। तो गाइस देख सकते हैं इसका जो सेकंड पॉइंट है, विदेशी स्रोत। भारतीय चिंतन के अध्ययन का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत विदेशी स्रोत कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से यूनियन एवं रोम के विचारों को शामिल किया जाता है। तो देखो सेकंड है जो आपका विदेशी, उसके अकॉर्डिंग ऊपर हमने देशी के अकॉर्डिंग बात की थी। इसमें जो रोम है प्लस यूनियन, इनके जो विचार होते हैं ना, उनको शामिल करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहले है मेगा स्थानीय, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ देखिए कुछ पॉइंट है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है जो सिकंदर है भारत आए थे वो किनके साथ, इनके साथ आए थे, प्लस वो भारतीय समाज के साथ नज़दीकी से जुड़े, मतलब बहुत ही करीब से भारत के साथ जुड़ गए, उनके समाज के साथ। यही कारण था कि इनका वेतन अधिक सटिल और प्रामाणिक माना जाता है, मतलब कि एक अच्छी तरह से वितरण इन्होंने प्रस्तुत किया और अच्छी तरह से इसे माना जाता है, क्योंकि ये भारत के साथ नज़दीकी से जुड़े, जिसके बारे में उनको पूरी जानकारी हो गई कि भारत के बारे में। मेगा स्थानीय अपनी रचना इंडिका में विचार दिए, तो इन्होंने अपनी रचना जो इंडिका उनकी पुस्तक होती है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना विचार उसमें लिखा था। ठीक है, और चीनी यात्रियों में, तो ये सब चीनी यात्री थे जो कि भारत आए थे। अल्दुनी द्वारा रचित हक़-इ-क़ीन एक हिंदी तकनीकी राजपूत कालीन भूगोल, राजनीतिक, समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का वर्णन मिलता है। तो ये अल्दुनी, इनके द्वारा इन सभी चीज़ों का हमें वर्णन मिलता है, इनके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की प्लस उसका वर्णन किया। ठीक है, पुरातत्व अभिलेख, मुद्रा, स्मरण, मूर्ति, स्मृत आदि, तो इन सब की भी जानकारी हमें मिली इनके द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट थे कुछ 5 पॉइंट आप कह सकते हैं। अब देखिए जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी टॉपिक का अकॉर्डिंग बनता है, भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता। ये क्वेश्चन आपके जो इससे पहले भी पेपर हुए थे ना, 30 आपको दिसंबर को पेपर हुए थे स्टूडेंट के कुछ, उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग आंसर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है आध्यात्मिका पर बल। राज्य को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। राज्य की समाज में ऐसी व्यवस्था लागू करता है जो मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। भारत को एक आध्यात्मिक देश कहा जाता है क्योंकि भारत का झुकाव प्रारंभ से ही आध्यात्मिकता की ओर रहा है। भारत को संसार का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। यह जीवन के प्रत्येक पहलू पर जो विचार किया गया उसमें दृष्टिकोण हमेशा ही आध्यात्मिक रहा है। तो देखो जो राज्य है उसकी जो मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है, उसके द्वारा जो समाज व्यवस्था है उसको लागू करता है, प्लस जो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति की ओर वो ले जाता है। और ये भी बताया जा रहा है जो भारत देश है उसको आध्यात्मिकता गुरु माना जाता है, प्लस इसके द्वारा इसका दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं इसके जीवन के पहलुओं को विचार हम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस पर बल दिया जाता है। इसका सेकंड पॉइंट है राजा स्वयंपरी नहीं है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता था, लेकिन राजा ही स्वयंपरी नहीं होता था। राजा को अधिक ऊंचा स्थान देते हुए भी निरंकुशता की स्थिति प्रदान नहीं की गई। राजा का प्रमुख रूप से धर्म का प्रतिबंध होता था। तो मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्राचीन भारतीय समाज में आप देखा जाए राजनीतिक चिंतन के अकॉर्डिंग जो राजा का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, और उसको अधिक ऊंचा दर्जा हमें प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और वो निरंकुश की स्थिति प्रदान नहीं की गई है, और जो राजा है उसका धर्म के अकॉर्डिंग प्रतिबंध होता है। जो इसका थर्ड पॉइंट है राजनीतिक अहम धर्म का समन्वय। प्राचीन भारत में राजा और प्रजा का पारस्परिक धर्म राज्याभिषेक की विधि, राजाओं द्वारा ज्ञान यज्ञ करना, पुरोहितों की नियुक्ति, राजकुमारों को संस्कार आदि का वर्णन है। इन धार्मिक पुस्तकों में साफ यही नहीं बताया गया कि राजा और शासन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो यहाँ प्राचीन भारत में जो राजा प्रजा है उसको अकॉर्डिंग आपको बताया जाए धर्म के अकॉर्डिंग जो राजाओं द्वारा यज्ञ कराना चाहिए, पुरोहित द्वारा उनकी नियुक्ति, राजकुमारों के संस्कार के अकॉर्डिंग वर्णन किया जाता है। लेकिन जो धार्मिक पुस्तक है ना उसमें ये आपको नहीं बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए और राजा द्वारा शासन क्या नहीं करना चाहिए, इसको अकॉर्डिंग अभी नहीं बताया जाता उसमें।
यथापूर्व मंत्री, पुरोहित, सेनापतियों, दूत, न्यायाधीश, कर्मचारी और सैनिकों के कर्तव्य प्रेरित का भी वर्णन है। और मतलब इनके द्वारा जो भी कर्तव्य होते हैं उनकी प्रेरणा के अकॉर्डिंग भी वर्णन किया जाए। कर्तव्य और धर्म सम्माननायक है, इस कारण राज्य संबंधित विचार धर्म से प्रेरित है। मतलब राज्य के जो भी विचार है वो सभी धर्म से प्रेरित होते हैं उनके कर्तव्य के अकॉर्डिंग। जो इसका 4 पॉइंट है, सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का आधार होती है। मतलब जो भी सामाजिक व्यवस्था होती है राजनीतिक अकॉर्डिंग ही चलती है। प्राचीन भारत में संपूर्ण समाज का विभाजन वन व्यवस्था के अनुसार 4 वनों में हो जाने के कारण राज्य का प्रमुख कार्य इस व्यवस्था की रक्षा करना और प्रत्येक व्यक्ति को उससे संबंधित वर्ग को बनाए रखना था। तो देखो, जो कि आपको पता है प्राचीन भारत से जो आपके वन व्यवस्था उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो राज्य का जो कर्तव्य क्या है कि जो वन व्यवस्था को बनाए रखना प्लस उसकी रक्षा करना, उसको अकॉर्डिंग जो भी वर्ग के अकॉर्डिंग उसकी सुरक्षा करना। इसके आगे आपका 5 पॉइंट है, राज्य एक आवश्यक अहम उपयोगी संस्था। प्राचीन राजनीतिक विचारक इस बात का समर्थन करते हैं कि राज्य का होना सामाजिक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी और उपयोगिक है। तो मतलब कि जो प्राचीन राजनीतिक शास्त्र है, विचारक है, वो ये कहते हैं जो सामाजिक जीवन में राज्य का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जीवन के 3 लक्ष्य धर्म, अर्थ और काम की राज्य के बिना प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसे सभी प्राचीन राजनीतिक विचारों का मानना है। मतलब कि जो जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है, काम मिलना चाहिए धर्म के अकॉर्डिंग, अर्थ के अकॉर्डिंग। अगर राज्य नहीं रहेगा तो इसके बिना इसकी हम प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए हमें प्राचीन जो राजनीतिक विचारों का यही मानना है कि इसमें राज्य का होना बहुत ही जरूरी है। जो इसका 6 पॉइंट है, दंड नीति का महत्व। महाभारत व मनु के अनुसार दंड की शासन है। दंड को धर्म कहा है क्योंकि हर व्यक्ति को उसकी मर्यादा में बनाए रखता है और दंड राज्य का आधार है। मतलब कि देखो, दंड के अकॉर्डिंग ही आप कोई भी व्यक्ति डर के रह सकता है, वो अपनी मर्यादा के अकॉर्डिंग काम करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा। तो यही होता है। तो दंड राज्य का आधार होता है, उसकी मर्यादा बनाने का और उस व्यक्ति को सही दिशा देने का। ठीक है, तो यही था। तो इनके अनुसार देख सकते हैं दंड नीति को न्यायोचित रूप से प्रयोग किया जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो राज्य अव्यवस्थित तथा अराजकता फैल जाएगी। मतलब कि अव्यवस्था अकॉर्डिंग की जैसे बुराई फैल जाएगी अगर हम धर्म को उसके अकॉर्डिंग दंड को नहीं देखें तो इसका नेक्स्ट पॉइंट आपका धर्म स्वयं परि है। भारतीय चिंतन की एक विशेषता यह है कि प्राचीन भारतीय में धर्म को स्वयं परि माना गया। भारतीय चिंतन ने ना तो राजा को ईश्वर का अवतार माना और ना ही स्वच्छताचारी और निरंकुश माना और ना ही कानून का स्रोत माना। भारतीय चिंतन में धर्म को स्वयं परि माना। राजा और धर्म अनुसार आचरण करना अनिवार्य। यदि राजा धर्म अनुसार आचरण नहीं करता तो प्रजा उसके विरोध में विद्रोह करने का पूरा अधिकार है। मतलब कि देखो, जो राजा है उसको कोई भगवान का दर्जा नहीं दिया जा रहा, ना ही कोई ईश्वर का दिया जा रहा है। उसको ये बताया जा रहा है कि धर्म के अकॉर्डिंग अपने कर्तव्यों का पालन करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जो प्रजा है उसके विद्रोह में वो कार्य कर सकती है, उसका अधिकार है प्रजा लोग का। मतलब उसके अकॉर्डिंग उसकी आवाज़ उठा सकती है। प्रजा को विद्रोह का अधिकार, मतलब उनके पास अधिकार भी है। देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रजा का अधिकार दिया गया है कि वह अत्याचारी राजा से छुटकारा पाने के लिए राजा को यह चेतावनी दे कि वह अपने व्यवहार बदले और यदि वह अपना व्यवहार नहीं बदलता तो उसे राज्य से बाहर जाने की चेतावनी भी दे। यदि चेतावनी के बाद भी राजा का आचरण नहीं बदलता तो शुक्र नीति में कहा गया है कि यदि राजा इतने पर भी ना सुधरे तो उसे गद्दी से उतार देना चाहिए और राज परिवार के किसी योग्य व्यक्ति को राजा की गद्दी पर बैठा देना चाहिए। महाभारत तो कोई मार्ग ना निकालने पर राजा के वध की अनुमति देता है। तो देखो, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो प्रजा के पास ये अधिकार है, राजा को पहले तो अगर राजा कोई गलत कार्य करे, प्रजा के प्रति जिम्मेदार नहीं है, तो उसको धमकी दी जाए प्रजा द्वारा कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, नहीं तो हम आपको अपनी गद्दी से हटा देंगे। और इन सब के बावजूद भी वो नहीं हटना चाहता, वो नहीं कर रहा है सही कार्य, तो उसी के परिवार के अकॉर्डिंग कोई योग्य व्यक्ति है उसको हम उसकी गद्दी पर बैठा कर राजा को वहाँ से हटा सकते हैं। प्रजा के पास अधिकार है। तो गाइस, ये इसकी विशेषता के 8 पॉइंट है। अब इसके बाद इसका निष्कर्ष आएगा। तो देखते हैं निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि भारतीय चिंतन का इतिहास अत्यधिक प्राचीन है। यह वैदिक काल से प्रारंभ होकर भारत में इस्लामी शासन तक माना जाता है। यद्यपि भारतीय चिंतन के विषय में सीमांक्षों की दृष्टि से सकारात्मक नहीं है,
इसके बावजूद भारतीय चिंतन न केवल यथावादी है वरना ये बहुत हद तक आधुनिक भी है। भारतीय चिंतन के केंद्र में मानव है जबकि प्रत्यक्ष चिंतन के केंद्र में मानव नहीं है। तो देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कि आप निष्कर्ष में ये लिख सकते हैं, ऊपर जितने भी पॉइंट पढ़े हैं आपने उसके अकॉर्डिंग आप 2 से 4 पॉइंट अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो चिंतन है मानव के अकॉर्डिंग ही है, प्लस ये आधुनिक भी है, आधुनिक के अकॉर्डिंग, और यथावादी भी है, इसके अकॉर्डिंग आप मान सकते हैं। और ये सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे तो उसको अकॉर्डिंग वो विरोध कर सकते हैं जनता। तो गाइस फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन भी तन से खत्म हो चुका है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हमने आपको कराया। बाकी सब भी क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ से अच्छे से और भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं।